चैप्टर 8 10 फरवरी के आसपास तैयारियां काफी अच्छी तरह से पूरी हो चुकी थीं और गुब्बारे एक दूसरे के भीतर मजबूती से सुरक्षित पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। उन पर सभी भागों में शक्तिशाली वायवीय दबाव डाला गया था और परीक्षण ने उनकी मजबूती और उनके निर्माण में बरती गई सावधानी का उत्कृष्ट प्रमाण दिया। जो को पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, वो खुश था। वो ग्रीक स्ट्रीट में अपने घर और मिशेल प्रतिष्ठान के बीच लगातार घूमता रहता था, हमेशा व्यापार से भरा रहता था, लेकिन हमेशा सबसे ज्यादा उत्साहित रहता था, लोगों को मामले की जानकारी देता था, जो उससे पूछते भी नहीं थे। वो इतना गर्वित था कि उसे अपने मालिक के साथ जाने की अनुमति दी गई थी। मुझे ये भी संदेह है कि गुब्बारा दिखाने, डॉक्टर की योजनाओं और विचारों को समझाने, आधी खुली खिड़की से लोगों को डॉक्टर की एक झलक दिखाने या सड़कों पर चलते समय उसे दिखाने से चतुर बदमाश ने कुछ आधे मुकुट कमाए, लेकिन हमें इसके लिए उस पर दोष नहीं लगाना चाहिए। उसे अपने समकालीनों की प्रशंसा और जिज्ञासा पर अटकलें लगाने का उतना ही अधिकार था जितना किसी और को। 16 फरवरी को रिजोल्यूट ने ग्रीनविच के पास लंगर डाला। वह 800 टन का स्क्रू प्रोपेलर था, एक तेज नाविक था और वही जहाज था जिसे सर जेम्स रॉस के अंतिम अभियान को वापस लाने के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों में भेजा गया था। उसके कमांडर कैप्टन बेनेट का नाम बहुत ही मिलनसार व्यक्ति के रूप में था और उन्होंने डॉक्टर के अभियान में विशेष रुचि ली क्योंकि वे लंबे समय से उस सज्जन के प्रशंसकों में से एक थे। बेनेट युद्ध के आदमी से ज्यादा विज्ञान के आदमी थे। हालांकि इसने उनके जहाज को 4 कैरोनेड ले जाने से नहीं रोका, जिन्होंने निश्चित रूप से कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण कर्तव्य निभाया। रेसोल्यूट के होल्ड को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि गुब्बारे के लिए जगह मिल सके। गुब्बारे को 18 फरवरी को सबसे बड़ी सावधानी के साथ जहाज पर भेजा गया और फिर उसे सावधानी से जहाज के निचले हिस्से में इस तरह से रखा गया कि दुर्घटना को रोका जा सके। गाड़ी और उसके सामान, लंगर, डोरियां, आपूर्ति, पानी के टैंक, जिन्हें पहुंचने पर भरना था, सभी को फर्ग्यूसन की खुद की आंखों के सामने चढ़ाया गया और रखा गया। हाइड्रोजन गैस के भावी उत्पादन के लिए 10 टन सल्फ्यूरिक एसिड और 10 टन लोहे का बुरादा जहाज पर रखा गया था। यह मात्रा पर्याप्त से अधिक थी, लेकिन दुर्घटना से बचने के लिए इसका प्रबंध करना अच्छा था। गैस बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, जिसमें लगभग 30 खाली पीपे शामिल थे, को भी होल्ड में रख दिया गया था। ये विभिन्न तैयारियां 18 फरवरी की शाम को समाप्त हो गईं। 2 राजकीय कक्ष आराम से सुसज्जित डॉक्टर फर्ग्यूसन और उनके मित्र कैनेडी के स्वागत के लिए तैयार थे। कैनेडी ने इस दौरान कसम खाई कि वह नहीं जाएगा। शिकार के हथियारों के एक नियमित शस्त्रागार के साथ जहाज पर चढ़ गया, जिसमें 2 डबल बैरल ब्रीच लोडिंग फाउलिंग पीस और एक राइफल थी जो एडिनबर्ग में पर्डी, मूर और डिक्सन द्वारा निर्मित हर परीक्षण में खरी उतरी थी। ऐसे हथियार से निशानेबाज को 2000 कदम की दूरी पर एक साबर की आंख में गोली मारने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इन उपकरणों के साथ उनके पास अप्रत्याशित आपात स्थितियों के लिए कोल्ट के 6 शूटरों में से 2 थे। उनका पाउडर केस, उनका कारतूस थैली, उनका सीसा और उनकी गोलियां डॉक्टर द्वारा निर्धारित एक निश्चित वजन से अधिक नहीं थीं। तीनों यात्री 19 फरवरी के कार्य समय के दौरान जहाज पर सवार हो गए। कप्तान और उसके अधिकारियों ने उनका बहुत सम्मान किया। डॉक्टर हमेशा की तरह संयमित रहे और अपने अभियान के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहे थे। डिक काफी भावुक लग रहा था, लेकिन वह इसे जाहिर करने को तैयार नहीं था, जबकि जो काफी नाच रहा था और हास्यास्पद टिप्पणियां कर रहा था। योग्य साथी जल्द ही नाविकों के मेज का विदूषक और मौज मस्ती करने वाला बन गया, जहां उसके लिए एक बर्थ रखी गई थी। 20 तारीख को रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा डॉक्टर फर्ग्यूसन और कैनेडी को एक भव्य विदाई रात्रिभोज दिया गया। कमांडर बेनेट और उनके अधिकारी इस मनोरंजन में मौजूद थे, जिसका संकेत प्रचुर मात्रा में पेय और कई टोस्ट से दिया गया था। स्वास्थ्यवर्धक पेय पर्याप्त मात्रा में पिए गए थे, जो सभी मेहमानों को सदियों तक जीने की गारंटी देते थे। सर फ्रांसिस एम ने संयमित लेकिन गरिमापूर्ण भावना के साथ अध्यक्षता की।
डिक कैनेडी को अपनी सर्वोच्च उलझन में रात के उल्लासमय स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में हिस्सा लेना पड़ा। इंग्लैंड के गौरव साहसी फर्ग्यूसन के लिए शराब पीने के बाद उन्हें कम साहसी नहीं कैनेडी, उनके साहसी साथी के लिए पीना पड़ा। डिक काफी शर्मा गया और यह विनम्रता के रूप में देखा गया, जिसके बाद तालियां दोगुनी हो गईं और डिक फिर से शर्मा गया। जब वे मिठाई खा रहे थे तभी महारानी का संदेश आया। महारानी ने दोनों यात्रियों को बधाई दी और उनकी सुरक्षित और सफल यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं। ये निश्चित रूप से महारानी के लिए ताज़ा टोस्ट का अनिवार्य हिस्सा था। आधी रात को विदाई के बाद और गर्मजोशी से हाथ मिलाने के बाद मेहमान अलग हो गए। रेसोल्यूट की नावें वेस्टमिंस्टर ब्रिज की सीढ़ियों पर प्रतीक्षा कर रही थीं। कप्तान अपने अधिकारियों और यात्रियों के साथ नाव में कूद पड़ा और टेम्स की तेज धारा नाविकों की मजबूत भुजाओं की सहायता से उन्हें तेजी से ग्रीनविच तक ले गई। 1 घंटे के भीतर सभी नाव पर सो गए। अगली सुबह 21 फरवरी को 3 बजे भट्टियां दहाड़ने लगीं, 5 बजे लंगरों का वजन किया गया और रेजोल्यूट ने अपने स्क्रू द्वारा शक्तिशाली रूप से संचालित होकर टेम्स के मुहाने की ओर पानी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ये कहने की जरूरत नहीं है कि जहाज पर मौजूद हर व्यक्ति के साथ बातचीत का विषय डॉक्टर फर्गुसन का उद्यम था। डॉक्टर को देखकर और सुनकर जल्द ही सभी में इतना आत्मविश्वास भर गया कि बहुत ही कम समय में उस अविश्वसनीय स्कॉटिशमैन को छोड़कर स्टीमर पर कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसे अभियान की पूर्ण व्यवहार्यता और सफलता पर जरा भी संदेह हो। यात्रा के लंबे खाली घंटों के दौरान डॉक्टर ने अधिकारियों के भोजन कक्ष में भौगोलिक विज्ञान पर व्याख्यान के साथ नियमित बैठकें की। इन युवाओं को अफ्रीका में पिछले 40 वर्षों के दौरान की गई खोजों में गहरी दिलचस्पी थी और डॉक्टर ने उन्हें बार्थ, बर्टन, स्पीक और ग्रांट के अन्वेषणों के बारे में बताया और इस विशाल रहस्यमय देश के चमत्कारों का वर्णन किया जो अब विज्ञान की खोज के लिए सभी तरफ से खुला है। उत्तर की ओर युवा ड्यूवेरिया सहारा की खोज कर रहा था और टॉरट के प्रमुखों को पेरिस ला रहा था। फ्रांसीसी सरकार की प्रेरणा से 2 अभियान तैयार हो रहे थे जो उत्तर से उतरते हुए और पश्चिम से आते हुए टिम्बक्टू में एक दूसरे को पार करेंगे। दक्षिण में अथक लिविंगस्टोन अभी भी भूमध्य रेखा की ओर बढ़ रहा था और मार्च 1862 से वह मैकेंजी के साथ मिलकर रोवोनिया नदी पर चढ़ गया था। डॉक्टर ने तर्क दिया कि 19वीं सदी निश्चित रूप से नहीं गुजरेगी यदि अफ्रीका को उन रहस्यों को उजागर करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता जो उसने 6000 वर्षों से अपने सीने में बंद करके रखे हैं। लेकिन डॉक्टर फर्ग्यूसन के श्रोताओं की दिलचस्पी तब और बढ़ गई जब उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। वे उनकी गणनाओं की पुष्टि करने में प्रसन्न हुए, उन्होंने उन पर चर्चा की और डॉक्टर ने भी खुलकर चर्चा में हिस्सा लिया। सामान्यतः वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि वह अपने साथ कितनी सीमित मात्रा में भोजन ले गया था और एक दिन एक अधिकारी ने उससे इस विषय पर प्रश्न किया। यह अनोखी बात आपको आश्चर्यचकित करती है न? फर्गुसन ने कहा, वास्तव में ऐसा होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मेरी यात्रा कितनी लंबी होगी? पूरे महीने। अगर ऐसा है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अगर ये लंबी होती तो हम खो जाते, हम कभी वापस नहीं आ पाते। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ज़ांज़ीबार से सेनेगल के तट तक की दूरी सिर्फ 3504,000 मील है। खैर, हर 12 घंटे में 240 मील की दर से, जो हमारी रेलगाड़ियों की रफ्तार के आसपास भी नहीं आती, दिन रात यात्रा करके अफ्रीका पार करने में सिर्फ 7 दिन लगेंगे। लेकिन तब आप कुछ भी नहीं देख सकते थे, कोई भौगोलिक अवलोकन नहीं कर सकते थे या देश की सूरत का पता नहीं लगा सकते थे। डॉक्टर ने उत्तर दिया, यदि मैं अपने गुब्बारे का स्वामी हूँ, यदि मैं अपनी इच्छा से ऊपर और नीचे चढ़ सकता हूँ, तो मैं जब चाहूँगा तब रुक जाऊँगा, विशेषकर तब जब हवा का अत्यधिक प्रचंड प्रवाह मुझे अपने साथ मेरे रास्ते से बहा ले जाने की धमकी दे। कैप्टन बेनेट ने कहा, और आपको ऐसे तूफानों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे बवंडर आते हैं जो 240 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से आते हैं।
तो फिर आप देखिए कि इतनी तेज गति से हम 12 घंटे में अफ्रीका पार कर सकते हैं। कोई ज़ांज़ीबार में उठेगा और सेंट लुइस में सो जाएगा। लेकिन अधिकारी ने फिर कहा, क्या कोई गुब्बारा ऐसे वेग के क्षरण को झेल सकता है? फर्गुसन ने जवाब दिया, ऐसा पहले भी हो चुका है और गुब्बारा इसका सामना कर सका। बिल्कुल ठीक, यह 1804 में नेपोलियन के राज्याभिषेक के समय की बात है। विमान चालक गेर्नेरिन ने रात के 11 बजे पेरिस में एक गुब्बारा उड़ाया। इस पर सुनहरे अक्षरों में निम्नलिखित शिलालेख अंकित था, पेरिस 25 फ्रमाय वर्ष 13 परम पावन पायस 7 द्वारा सम्राट नेपोलियन का राज्याभिषेक। अगली सुबह रोम के निवासियों ने उसी गुब्बारे को वेटिकन के ऊपर उड़ते हुए देखा, जहां से यह कैंपानिया को पार करता हुआ अंत में ब्रैकियानो झील में नीचे गिरा। तो आप देख सकते हैं सज्जनों कि एक गुब्बारा ऐसे वेगों का प्रतिरोध कर सकता है। कैनेडी ने संकेत दिया, ये गुब्बारा हो सकता है, लेकिन एक आदमी। हाँ, एक आदमी भी, क्योंकि गुब्बारा हमेशा अपने चारों ओर की हवा के संदर्भ में गतिहीन रहता है। जो गति करता है वो वायुमंडल का द्रव्यमान ही है। उदाहरण के लिए, कोई कार में मोमबत्ती जला सकता है और लौ भी नहीं डगमगाएगी। गानेरिन के गुब्बारे में एक विमान चालक को गति से जरा भी नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर मेरे पास ऐसी गति का प्रयास करने का कोई अवसर नहीं है, और अगर मैं रात में किसी पेड़ या जमीन की किसी अनुकूल असमानता पर लंगर डाल सकता हूँ, तो मैं ऐसा करने में विफल नहीं होऊंगा। इसके अलावा हम अपने साथ 2 महीने का भोजन लेकर चलते हैं, और हमारे कुशल शिकारी को यहाँ उतरने पर भरपूर शिकार उपलब्ध कराने से कोई नहीं रोक सकता। आह, मिस्टर कैनेडी, एक युवा मिडशिपमैन ने ईर्ष्या भरी आंखों से कहा, आप कितने शानदार शॉट लगाएंगे। बिना किसी गिनती के, दूसरे ने कहा, आपको खेल के साथ साथ प्रसिद्धि भी मिलेगी। सज्जनों, शिकारी ने असमंजस में हकलाते हुए उत्तर दिया, मैं आपकी प्रशंसा की बहुत सराहना करता हूँ, लेकिन वे मेरी नहीं हैं। आप, हर कोई बोला, क्या आप जाने का इरादा नहीं रखते? मुझे नहीं जाना है। आप डॉक्टर फर्गुसन के साथ नहीं जाएंगे। मैं न केवल उसके साथ नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं यहाँ इसलिए हूँ कि अंतिम क्षण में उपस्थित रहकर उसे जाने से रोक सकूं। अब हर किसी की नज़र डॉक्टर पर थी। उसकी परवाह मत करो, उसने शांति से कहा, यह ऐसा मामला है जिस पर हम उससे बहस नहीं कर सकते। वह दिल से अच्छी तरह जानता है कि वह जा रहा है। संत एंड्रू की कसम, कैनेडी ने कहा, मैं कसम खाता हूँ। किसी बात की कसम मत खाओ, दोस्त डिक, तुम पर हमला किया गया है और तुम्हारा वजन किया गया है, तुम और तुम्हारा बारूद, तुम्हारी बंदूकें और तुम्हारी गोलियां, इसलिए हमें इसके बारे में और कुछ मत कहने दो। और वास्तव में उस दिन से लेकर ज़ांज़ीबार पहुंचने तक डिक ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। उसने न तो उस बारे में बात की और न ही किसी और चीज़ के बारे में। वह बिल्कुल चुप रहा।